नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यशस्वी कथाकारा मृदुला सिन्हा की एक हृदयस्पर्शी पारिवारिक कहानी बेटी का कमरा सुना रही हूँ। तो सुनिए कहानी बेटी का कमरा। उस जमाने में विज्ञान ने गर्भस्थ शिशु का लिंग पता लगाने की तकनीकी नहीं खोजी थी। पत्नी की कोख में बेटी पल रही थी या बेटा उन्हें नहीं मालूम था, परंतु देवी के भक्त राधा मोहन जी की नज़रें पूजा घर में सजाई सीताराम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण की तस्वीरों के बीच सुसज्जित देवी के चेहरे पर ही जाकर टिकती थी। उन आँखों में आँखें डालकर देखने की हिम्मत तो नहीं थी, पर आँख बंद कर आराधना करते हुए भी अंदर वही छवि समाई रहती। इसलिए बंद आँखों के भीतर भी अंधियारा नहीं, उजाला पसरा रहता। समय बीतता गया। पत्नी की कोख में शिशु के तिल तिल बढ़कर जन्म लेने की परिपक्वता प्राप्त करने तक राधा मोहन जी के होठों पर जयंती, मंगला, काली जैसे श्लोक ही विराजमान रहते। उस माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की रात बीतकर एकादशी तिथि की शुरुआत होने वाली थी। रात भर प्रसव पीड़ा में पगती पत्नी ने भोर होते होते एक शिशु को जन्म दिया। नवजात के कंठ से केहाँ के फुटते प्रथम स्वरों को सराहा था कौवे के काव काव ने, और थोड़े ही समय में सारी चिड़ियाँ सामूहिक गान गा उठी थी। उस सुबह समय से पूर्व ही राधा मोहन जी ने अपने तख्त के नीचे रखी अन्न की हांडी में से एक मुट्ठी निकालने की जगह पूरी हांडी ही दरवाजे पर उड़ेल दी थी। चिड़ियों का दाना तो वे प्रति सुबह देते थे, पर उस सुबह की तो बात ही और थी। शिशु और बच्चा को नहलाने धुलाने को उपरांत बाहर दरवाजे पर आके रामजती ने सूचना दी, भैया सोए हैं क्या? घर में लक्ष्मी आई है, जल्दी से घड़ी देखकर समय तो बता दे। कब आई लक्ष्मी? जानते हुए भी अनजान बने थे राधा मोहन जी। वे तो जीवन साथी की हर तरह के सह और समदर्दी बने थे। बस थोड़ी देर हुई, अभी नहलाया धुलाया है, आपके पास समय पूछने आ गई, रामजती ने कहा। अरे मेरी बहना, पृथ्वी पर उसको अवतरण लिए तो बहुत देर हो गई, समय तो बहुत बीत गया। उसने कहाँ कहाँ किया था, तब कौवा बोला था, अब तो सूरज का लाल गोला सफ़ेद होने चला। हाँ, पर हमें तो कौवा की काव काव नहीं सुनाई दी। चलो कोई नहीं, मैंने भी शिशु की आवाज़ सुनी थी। उसी समय कौवा भी बोला था। घड़ी ने भोर के 4:45 बजाए थे। मुझे अनुमान था कि लक्ष्मी ही आई होगी। गदगद होकर बोले राधा मोहन जी। वाह भैया, आप तो खूब हिसाब रखते हैं। चलिए, बेटी हुई तो क्या, मेरे इनाम का भी तो ध्यान रखना। काजल सेकाई में कानों के झुमके ही लूँगी। रामजती मचल पड़ी थी। छठी पूजन वाले दिन रामजती को एक अरगंडी की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और एक शॉल मिला था। उसने नन्ही की एक आँख में काजल लगाकर हाथ छुपा लिए, दूसरी आँख में काजल नहीं डाल रही थी। छठी पूजन की आई महिलाएं के कंठ से स्वर फूटे। अंगना में रुनझुन नाच गई ननदी, कंगना जो देती वह भी न लेती, झुमका लेने को मचल उठी ननदी। और दरवाजे से आवाज़ आई, रामजती इधर आना। रामजती दरवाजे पर गई। उसके भैया बोले, ये झुमके हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आने की खबर मुझे तुमने ही सुनाई। झुमके कौन बड़ी चीज़ है, देखना इस लक्ष्मी की कृपा से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। उनकी बात सच हुई। लक्ष्मी तिल तिल बढ़ती गई। पिता की सरकारी नौकरी उसी दिन पक्की हो गई जिस दिन उसने पहली बार बाबू कहा था। उस बाबू में जी तो बाद में जुड़ा। प्रथम संतान की तोतली आवाज़ में आधे अधूरे संबोधन सुनकर ही राधा मोहन जी धन्य हो गए थे। लक्ष्मी की पीठ पर 2 बेटे भी हुए। घर में और भी खुशियाँ आती गई, पर राधा मोहन जी सबका कारण अपनी पुत्री लक्ष्मी को ही कृपा मानते थे। वे तो उस नन्ही जान से में वे सारे गुण देखते जो देवी की अर्चना में गाया करते थे। बाढ़ वाले उस इलाके में यह मान्यता थी कि बेटी की बाढ़त भी सावन भादों की कमला नदी में आई बाढ़ के समान होती है, और देखते देखते लक्ष्मी ब्याह के लायक हो गई। उसके लिए वर भी तो विष्णु जैसा ही ढूंढना था। राधा मोहन जी लक्ष्मी के योग्य वर की तलाश में भटकने लगे। सारे रिश्तेदारों को पता था ही, वे भी घर और वर देखने लगे। उनकी सगी फुआ के लड़के ने एक लड़का बताया। लड़का बीए में पढ़ रहा था। राधा मोहन जी झल्लाए।
पागल हो गया है क्या? मेरी लक्ष्मी भी तो बीए में पढ़ रही है। उसके लायक इंजीनियर, डॉक्टर या कोई आईएएस लड़का हो दिखे तो बताना। उनके साले ने भी ऐसी ही भूल कर दी थी। एक लड़का बताया, वह स्कूल टीचर था। राधा मोहन जी भी फर पड़े थे। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी मास्टरनी कहलाने लायक दिखती है क्या? अनुराधा ने समझाया था। क्यों नाराज़ होते हैं सब पर? वे लोग लड़के का पता ही तो बता रहे हैं। आप वहाँ जाएं ना जाएं आपकी मर्जी। नए रिश्ते बनाने के क्रम में पुराने रिश्ते थोड़े बिगाड़े जाते हैं। और लक्ष्मी के भाग्य में जो लड़का होगा वह तो मिल ही जाएगा। राधा मोहन जी ने संभावित दामाद की सूची में इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस लड़के ही बनाए थे। उनकी समाज में पढ़े लिखे लड़कों की कमी थी नहीं। आखिर लक्ष्मी के भाग्य में एक आईएएस लड़का लिखा ही था। शादी की बात पक्की होने पर राधा मोहन जी फूले नहीं समा रहे थे। फलदान देने जाने के लिए अपने साले और फुफेरे भाई को विशेष रूप से बुलाया था। उलाहना दे ही दी। आप लोग तो बीए में पढ़ता या मास्टर लड़का ढूंढ रहे थे। लक्ष्मी के भाग्य में तो यह लड़का था। उनके स्वजन परिजन सब खुश थे। बाराती के स्वागत और बेटी की लेन देन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी राधा मोहन जी ने। लड़के वाले की ओर से कोई मांग नहीं थी तो क्या, उन्हें सब कुछ मिल गया। समधी विदा करते समय हाथ जोड़कर खड़े राधा मोहन जी के भरे गले से शब्द रीस रहे थे। समधी जी, हम तो आपके लायक नहीं हैं। जो कुछ फूल अच्छा दिया उसे स्वीकार करें। लक्ष्मी स्वरूपा बेटी अवश्य दी है। आपके घर में लक्ष्मी पसरती रहे, यही कामना है। बिलख उठे राधा मोहन जी। लड़के के पिता की भी आंखें भर आई। लक्ष्मी घर सुना कर गई थी। घर का हर कोना बिसुर रहा था। विदा करते समय ही राधा मोहन जी ने समधी से वचन ले लिया था, 1 सप्ताह के बाद ही लाली और मोहन को भेजूंगा। लक्ष्मी को विदा कर दीजिएगा। समधी जी ने आग्रह स्वीकार कर लिया था। लक्ष्मी के वापस आने पर घर आंगन पुनः उसके पाँव में पड़े पायल की झंकार से झंकृत हो उठा था। दूसरे ही दिन स्वयं जमाई पहुंच गए। लक्ष्मी को वापस ले जाना था। एक तो राहुल दामाद थे, ऊपर से आईएएस ऑफिसर, पारिवारिक और दफ्तरीय, ये दोनों पदभार झेल लेते राधा मोहन जी, पर दामाद की सज्जनता का बोझ नहीं संभाल पा रहे थे। मृत स्वर में ही कहा था राहुल ने, माँ ने कहा है आप लक्ष्मी को विदा कर दें। वे अब बहू के बिना नहीं रह पाएंगी। 1 सप्ताह में ही लक्ष्मी ने मेरे घर के एक एक सदस्य के हृदय में अस्थायी स्थान बना लिया है। फूले न समा रहे थे राधा मोहन जी। पुनः बेटी के दुरागमन की तैयारी प्रारंभ हो गई। हलवाई दलान में बैठ गया। ब्याह के समय जितनी पिटारियाँ खाजा और लड्डू से भरे थे, उससे अधिक पिटारियाँ तैयार हो गई। केला आम के टोकरे अलग से। दूल्हा दुल्हन तो जीप से ही विदा हुए। सारा सामान टायर गाड़ी में पीछे। पिता के घर लक्ष्मी के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। वह दोनों घर भरती रही। देखते देखते 2 बच्चों से उसकी गोद भी भर गई। बच्चों को पढ़ाने लिखवाने और अति व्यस्त ऑफिसर पति की देखरेख से समय कहाँ मिलता था। राधा मोहन जी सपत्नी बेटी के घर जाते, 4-6 दिन ठहरते। दामाद का रुतबा, बेटी का मेम साहब के रूप में सजना और नाती नतनी के तोतले बोल सुन दोनों का मन नहीं भरता, पर उन्हें वापस तो आना ही पड़ता। उन्हें भी नौकरी जो करनी थी। राधा मोहन जी के दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए। एक अहमदाबाद और एक भोपाल में प्रस्थापित हुआ। राधा मोहन जी को अवकाश प्राप्ति का समय भी आ गया था। उन्होंने पटना में एक ज़मीन का प्लॉट ले रखा था। अवकाश प्राप्ति के पूर्व घर बनाना आवश्यक था। सरकारी फ्लैट में रहकर ही मकान बन जाए तो अच्छा था। गांव की थोड़ी बहुत ज़मीन भी बिकी। दोनों बेटे नौकरी में हैं, पर उनकी आय में बचत कहाँ होती है, और वे अभी घर बनाने के मनस्थिति में भी नहीं थे। इसलिए घर बनाने की सारी जिम्मेदारी राधा मोहन जी और उनकी धर्म पत्नी को ही थी। 2 बेटे हैं। अब तो नक्शा बनाने वाले भी फ्लैट में 2 बेडरूम से अधिक नहीं बनाते। राधा मोहन जी के बहुत कहने पर आर्किटेक्ट ने 3 रूम निकाल दिए, पर कमरे का प्रकार छोटा ही था। 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा। जैसे जैसे मकान की दीवारें नींव से ऊपर उठने लगी, राधा मोहन जी के अरमान आकार लेने लगे। उन्हें ध्यान आया, ये 3 कमरे तो हमारे दोनों बेटे और हमारे लिए होंगे। लक्ष्मी का कमरा? सर धर्मनी ने दब्बी जवान से कहा,
लक्ष्मी को यहाँ कमरे की क्या ज़रूरत होगी? उसे भगवान ने क्या कमी दी है? इन छोटे छोटे कमरे से तो बड़े सर्वेंट क्वार्टर के कमरे हैं उसके। और लक्ष्मी को कहाँ फुर्सत है कि यहाँ आकर रहेगी? लक्ष्मी यहाँ आए या नहीं, उसका कमरा तो अवश्य बनेगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हम घर बनाएं और पहले संतान के लिए कमरा ना हो? संतान तो संतान होती है, बेटा हो या बेटी, और वह भी हमारी लक्ष्मी जैसी बेटी। अनुराधा के पास पति के तर्कों में उलझने का समय नहीं था। वह उसकी मानने वाले भी कहाँ थे? पत्नी ने राधा मोहन जी को एक दृष्टि जरूर दे दी थी। वह थी लक्ष्मी के प्रस्तावित कमरे के आकार प्रकार की। छत की ढलाई तक बेसब्री से इंतजार करते रहे राधा मोहन जी। छत की ढलाई के शटरिंग खुलते ही मिस्त्री को कहने लगे, अब ऐसा करो, इन 2 कमरों के ऊपर एक कमरा बना दो, 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। अफजल ने कहा, पर नीचे का प्लास्टर और लकड़ी का काम तो पूरा होने दीजिए, फिर ऊपर के कमरे का सोचिएगा। नहीं भाई, नीचे का काम पूरा करते करते सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर तो मैं ऐसा थक जाऊंगा कि कमरा बनाने की हिम्मत ही नहीं होगी। मैंने भले ही अपने जीवन में पहला घर बनाया है, पर घर बनवाने वाले अपने मित्रों की परेशानियों से अवगत तो रहा हुई। मकाने, बिजली और शीशे की फिटिंग कराते कराते तो मानो 10 वर्ष बढ़ जाती रही है सबकी आयु। हमारे दादा कहते थे, मकान और मुकदमा कहता है हमें हाथ लगा कर तो देखो, और यह भी कि किसी से दुश्मनी है तो उसे मुकदमा लड़ने या मकान बनाने में लगा दो, उसे परेशान होते देखो और आनंद लो। तुम ऐसा करो, ऊपर के बड़े कमरे की भी छत ढाल दो, प्लास्टर और फिनिशिंग का काम ऊपर से ही प्रारंभ करो। राधा मोहन जी के दादा द्वारा कही बातें तो मिस्त्री भी जानता है, पिछले 25 सालों से मकान बनाने का काम ही करता है। अपने अब्बा इस्माइल के साथ कन्नी वसूली से खेलता खेलता कब ईंट जोड़ने और सूत मिलाने का लगा उसे ज्ञात नहीं। अब तक तो सैकड़ों लोगों के छोटे बड़े सपनों के मकान को ज़मीन पर उतार चुका है। दरअसल मकान निर्माण करने वालों को परिवार के छोटे बड़े सदस्यों की ज़रूरतें, सामाजिक सोच और परंपराओं से भी अवगत होना पड़ता है। मकान भले ही पिता बनवाया, पर बेटे के लिए अपने से सुख सुविधा की बेहतर व्यवस्था रखता है। मकान निर्माण के समय वह स्वयं भूत बन जाता है। राधा मोहन जी के सपने कुछ भिन्न थे, लीक से हटकर। दोनों बेटे ब्याह के लायक हो चुके थे। मकान पूरा होते ही रिश्ते भी तय हो जाएंगे, थोड़े दिनों के लिए ही सही। पटना आने वाले बेटों के लिए अलग अलग कमरे चाहिए ही, पर राधा मोहन जी तो अपनी ब्याही बेटी के लिए कमरा बनाने के लिए बेहाल थे। मिस्त्री बुदबुदाया, बेटी का ब्याह भी रचाया तो इतने बड़े ऑफिसर के साथ। इन ऑफिसरों को कहाँ फुर्सत होती है ससुराल आने की? भाइयों के ब्याह पर लक्ष्मी बिटिया आएगी भी तो 1 या 2 दिन ठहरे ना ठहरे। लेकिन अफजल मिस्त्री भी राधा मोहन जी को बचपन से जानता था। 3री कक्षा तक एक ही स्कूल में दोनों पढ़े। गुल्ली डंडा, कबड्डी, छुपम छुपाई खेले, बगीचे से चोरी छिपे आम अमरूद तोड़ते रहे। पिछले दोनों 30 वर्षों से पटना में हैं। ऊपर से बड़े कमरे की छत ढल गई। मिस्त्री ने पूछा, उस कमरे की शटरिंग खुलने में अभी 10 दिन लगेंगे, तब तक नीचे का प्लास्टर प्रारंभ करूं? नहीं, प्लास्टर तो ऊपर से ही प्रारंभ कर नीचे ले आओ। हम 10-10 दिन खाली नहीं बैठेंगे, कहीं और काम पकड़ लिया तो आपके यहाँ आने में देरी भी हो सकती है, अफजल ने कहा। नहीं माने राधा मोहन जी। अफजल चला गया। दूसरी सुबह अपनी कन्नी वसूली उठाने आया। उसे उम्मीद थी कि राधा मोहन जी उसे रोक लेंगे। उन 10 दिनों के अंदर ही बड़े बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह की तिथि निश्चित करने से पूर्व उन्होंने पत्नी से राय मशविरा करना वाजिब समझा। पत्नी ने कहा, आपके हिसाब से चलें तो यह मकान बनकर तैयार होने में अभी 2 वर्ष लगेंगे। बेटी की शादी में तो मैं अपना मकान से ही करूँगी। अब आप देख लें, 2 वर्ष बाद की तिथि निकाल दें। बेटे की शादी तो मैं अपने ही मकान से करूँगी। क्या बात करती हो? लड़की वाले 2 वर्ष इंतज़ार करेंगे और अपने दोनों बेटे तो विवाह योग्य हैं। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, विवाह नहीं रुके, मकान बनाने का काम रुकता रहे बेवजह, पत्नी झल्लाई। राधा मोहन जी ने बिना तिथि निश्चित किए लड़की वालों को विदा कर दिया। दूसरी सुबह ही अफजल को बुलवाया। पूछा, कितने दिन में ऊपर नीचे का फ्लैट तैयार हो जाएगा? आपके कहे अनुसार चले तो 2 वर्ष या और भी अधिक, हम अपने अनुसार चले तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना। राधा मोहन जी ने 4 महीने बाद विवाह की तिथि तय कर दी। उन्होंने अफजल से कहा,
ऊपर और नीचे के कमरे में एक साथ प्लास्टर के काम में हाथ लगा दो, मजदूर बढ़ा लो। काम प्रारंभ हो गया। ऊपर वाले कमरे के बाथरूम के टाइल्स, बाथटब, आईना और रंगीन वेस्टर्न सीट वॉश बेसिन में उतना ही खर्च लगा जितना नीचे के तीनों बाथरूम फिटिंग्स में। दीवारों पर पेंटिंग भी देखने लायक थी। राधा मोहन जी सुबह शाम साइट पर जाते। ऊपर बालकनी में पत्थर की सुंदर जालियां लगवाई थी। एक कॉर्पोरेट ऑफिस नुमा आधुनिक साज सजावट से दमक उठा था कमरा। अफजल ने भी पहली बार ऐसी सामग्रियों वाला कमरा बनाया, वह भी खुश था। अनुराधा तो माँ ही थी। बेटी के लिए उसके हृदय में प्रेम पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता था। लक्ष्मी के लिए माँ बाप की प्रीत में प्रतिद्वंदिता भी नहीं हो सकती, पर पति के हृदय में बेटी के प्रति अतिशय आसक्ति अनुराधा को परेशान कर रही थी। बेटे का विवाह तय हो चुका था। दोनों मिलकर कभी कभी बाजार जाते। साड़ी, कपड़े, गहना, जेवर की दुकान पर भी लक्ष्मी छा जाती। अनुराधा ने गुलाबी रंग की एक बनारसी साड़ी पसंद की। राधा मोहन जी बोल पड़े, यह साड़ी लक्ष्मी के ऊपर बहुत जचेगी, और उन्होंने लक्ष्मी के लिए ही खरीद भी ली। घर आकर अनुराधा ने कहा, सुनिए जी, आपसे ज़्यादा मैं लक्ष्मी को प्यार करती हूँ। मैंने अपने कोख से जाया है उसे, पर मुझे कब क्या करना चाहिए इसका ज्ञान है। अभी बेटे का ब्याह है, बहू आने वाली है, मेरा मन उस पर न्यौछावर हो रहा है। बेटी तो बेटी ही है, अपनी है। अब तो एक पराई बेटी को भी अपना बनाना है, हृदय में बैठाना है। आप देख लीजिएगा, जिस कमरे में आप इतना खर्च कर रहे हैं, लक्ष्मी उसमें नहीं रहेगी। रहेगी क्यों नहीं? और बहू के लिए भी तो हम खर्च कर ही रहे हैं। उसके पिता से बिना नकद राशि लिए भी तो उसके लिए गहना, जेवर, बेशकीमती साड़ियाँ खरीदी जा रही है। कमरा तो बहू के लिए भी बनवाया है। लाली के लिए कमरे की ज़रूरत कहाँ थी? वह तो यहाँ आने पर भी आज भी तुम्हारे ही साथ सोता है। बहू के आने के बाद बेटी को भुलाया नहीं जा सकता, और वह भी मेरी बेटी जैसी। राधा मोहन जी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। अनुराधा ने पति के मुंह लगना उचित नहीं समझा, पर रात्रि के सोने से पूर्व वह इतना आगाह करने से रुकी नहीं। मुझे तो लक्ष्मी के प्रति तुम्हारी प्रीति देखकर ही घर में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा लग रहा है। फिर विफरे राधा मोहन जी, क्या कहा? कहाँ से आशंकाएं पाल बैठती हो? मैं बेटी के लिए कमरा बनवा रहा हूँ, इसमें आशंका अधोशंका की बात कहाँ से आई? सुनिए, हम एक पराई लड़की को अपने घर लाने जा रहे हैं, वही इस घर की मालकिन होगी। फिर उसके सामने आप बेटी के ही प्यार का राग अलापते रहेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा? इस कारण भाभी ननद में प्रीत नहीं बढ़ेगी? क्या सोचने लगती हो तुम भी? राधा मोहन जी ने ट्यूबलाइट का बेड स्विच ऑफ कर दिया था। 3 महीने में फ्लैट बनकर तैयार हुआ। गृह प्रवेश में लक्ष्मी को बुलाना आवश्यक था। संजोग से उसके पति को भी पटना में किसी दफ्तर के निरीक्षण में सरकारी दायित्व मिला था। एक दिन के लिए राहुल भी आ गए। बाहर से ही घर देखकर दोनों खुश हुए। राधा मोहन जी ने कहा, बेटी तुम दोनों पहले ऊपर चलो, नीचे के कमरे बाद में देखना। और ऊपर का भव्य कमरा, बाथरूम की सजावट देखकर दोनों दंग रह गए। क्या सुंदर और अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए थे। एक एक चीज़ के चयन में बेटी के आराम, शौक का विशेष ध्यान रखा गया था। लक्ष्मी इतना सोच भी नहीं सकते थे। उसने इतना ही कहा, बाबूजी आपने आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर बहुत योग्य रखे हैं, दिल्ली से मंगवाए क्या? नहीं बेटी, ऐसा कोई नहीं था, दोनों की भूमिका मैंने ही निभाई। अच्छा, यह कमरा तुम्हारा है बेटी? मेरा? मेरा कमरा क्यों? लक्ष्मी शोकाश्चर्य में डूब गई। हाँ हाँ, इनका कमरा क्यों? राहुल भी पूछ बैठे। तुम्हारा कमरा क्यों नहीं? पहली संतान तो तुम ही हो, फिर तुम्हारे लिए कमरा क्यों नहीं? तुम्हारी रुचि और आवश्यकता के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया है, जैसे लिखने पढ़ने के लिए टेबल, पुस्तकें के लिए रैक। ये चीज़ें नीचे के कमरे में नहीं है। यह तुम्हारा कमरा है। तुम दोनों साल में एक बार एक दिन के लिए ही आए तो क्या, ढंग का कमरा तो चाहिए। नीचे के तीनों कमरों का रूप रंग देखकर लक्ष्मी को किसी शहर के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मध्यम वर्गीय फ्लैट में जाने का एहसास हुआ। ऊपर नीचे के दोनों कमरों में इतना बड़ा अंतराल देख समझ कर भी वह चुप रही, कुछ नहीं बोली। राधा मोहन जी ने चुप्पी भंग की। इनमें अभी काम बाकी है, विवाह का भी तो 1 माह बाकी है, ये कमरे भी ठीक हो जाएंगे। पर जैसा मिस्त्री का अनुमान था, राधा मोहन जी के बैंक में रुपये ही नहीं बचे।
बैंक से मिले 2 लाख के कर्ज की अंतिम किस्त भी खप गई थी। उधर बेटे के विवाह की तैयारियां अलग से। तीनों कमरे वैसे ही रहे, आधे अधूरे, न पर्दे, न पेंट, न टाइल्स, न फर्श, न पत्थर। भाई के विवाह के 3 दिन पूर्व लक्ष्मी आ गई थी। दामाद के ना आने की सूचना सास ससुर को मिल गई थी। लक्ष्मी ने आते ही नीचे के कमरे देखे। 1 महीने में कुछ भी अंतर नहीं आया था। राधा मोहन जी ने विलास को आवाज़ दी, दीदी का सारा सामान इनके कमरे में रखा। जानते हो ना, ऊपर वाला कमरा दीदी का कमरा है। विलास क्या, राधा मोहन जी के सभी सगे संबंधी जान गए थे कि ऊपर वाला कमरा उनकी बेटी का कमरा था, जो बेटे के कमरे से 50 गुना सुंदर और आरामदेह था। कईयों को बुलाकर उन्होंने दिखाया ही था। उन दिनों उनके रिश्तेदारों के बीच लाली के विवाह से भी अधिक चर्चा का विषय था वह कमरा। अब तो रिश्तेदारों के दोस्तों के बीच भी कमरा पसर गया था। विलास लक्ष्मी की अटैची उठाने लगा। नहीं, मेरा सामान नीचे रहेगा, उस कमरे में लाली और बहू रहेंगे। लक्ष्मी ने अपना निर्णय सुनाया। नहीं, वह तुम्हारा कमरा है, तुम्हें रहना है उसमें, तू ऐसा क्यों कर रही है? राधा मोहन जी पहली बार लक्ष्मी से इतने सख्ती से बोले। पापा, वह मेरा कमरा है ना, फिर मुझे इसके बारे में निर्णय लेने दीजिए। लक्ष्मी को अपने पिता के अरमान टूटने के दर्द का एहसास तो हुआ, पर वह अपने छोटे भैया और भाभी पर न्यौछावर होने का अवसर नहीं खोना चाहती थी, और वह निर्णय उसके मस्तिष्क नहीं, दिल से निकली थी। चुप रहे राधा मोहन जी, आखिर लक्ष्मी उनकी ही बेटी थी ना, आसानी से निर्णय नहीं बदल सकती थी। उसके निर्णय से अधिक सबसे आनंद अनुराधा को आया। लक्ष्मी उसकी भी तो बेटी थी। कमरे से बाहर जा रहे पति को सुनाकर बोली, मेरी बेटी भी है लक्ष्मी। बेटी के निर्णय को समझने एक बार फिर गुमान से ओत-प्रोत कर दिया राधा मोहन जी को। इतिश्री। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।